नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मशहूर हास्य कवि काका हाथरसी की एक कविता है, सत्य और सिद्धांतों में क्या रखा है तात, उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात, देखो भरी परात, अर्थ में रखो निष्ठा, कर्तव्यों से ऊंचे हैं पद और प्रतिष्ठा, जो दल हुआ पुराना उसको बदलो साथी। चुनावी मौसम में बुलबुले की तरह उभर रहे दल बदलुओं पर ये पंक्तियां 16 आने सटीक बैठती हैं। जहां सियासत पर सिर्फ सत्ता की चाहत हावी है, जहां नेता बिना पेंदी के लोटे की तरह दल बदल रहे हैं, सुबह अपनी पार्टी को छोड़ते हैं और शाम को ही टिकट का प्रसाद पा जाते हैं। बागियों और दल बदलुओं को अपने कुनबे में शामिल करने की कला में बीजेपी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। महाभारत के अर्जुन की तरह मोदी की नजर सिर्फ दिल्ली की कुर्सी पर टिकी है, तभी तो बागियों, दागियों और दल बदलुओं के लिए पार्टी के खिड़की और दरवाजे सभी खुले हैं। आज ही की मिसाल देखिए, 25 साल तक खांटी कांग्रेसी रहकर सोनिया और राहुल की शान में कसीदे पढ़ने वाले उत्तराखंड के सांसद सतपाल महाराज भी बड़ी धूमधाम के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और राजनाथ सिंह के पहलू में बैठकर मोदी के नेतृत्व में देश को चीन से आगे ले जाने का संकल्प भी ले लिया। सतपाल महाराज से पहले भी ऐसी कई नेता और सांसद हुए जो दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और टिकट का प्रसाद भी पा गए। दूसरी तरफ जसवंत सिंह जैसे बीजेपी के पुराने वफादार भी हैं, जो बाड़मेर से टिकट के लिए तरसते रह गए, लेकिन टिकट मिला भी तो उनके विरोधी और कांग्रेस से आए दल बदलू कर्नल सोनाराम को। और सबसे खास बात यह कि सबसे अधिक भगदड़ बीजेपी में, माफ करें, कांग्रेस में मची है। कांग्रेस में आने वाले न के बराबर हैं, लेकिन वहां से जाने वालों की लंबी लाइन है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दागी, बागी और दल बदलुओं के भरोसे पीएम बनेंगे मोदी। बीजेपी में गैरों पर करम और अपनों पर सितम क्यों, और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं नेता? इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, एक मौका मोदी जी को दे भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, भारत को दुनिया का जगत गुरु बनाने के लिए। केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद आपको मिला है, आपकी पार्टी को मिला है, उस आशीर्वाद को लेकर के मैं आया हूं आपके पास। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के लिए बद्रीनाथ का आशीर्वाद आयात कर नरेंद्र मोदी के हाथ में हिंदुस्तान को जगत गुरु बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपने वाले माननीय सतपाल महाराज चंद मिनट पहले तक बड़े वफादार सिपाही थे उत्तराखंड कांग्रेस के। टिकट की छटपटाहट का दायरा विश्वास पात्र और नमक हलाली की सरहदों से बड़ा हो गया और सत्ता की चाहत में सिद्धांतों का गला घोंट दिया, गले में बीजेपी छाप गमछा लटकाकर। संकल्प ले लिया कि मोदी के नेतृत्व में भारत को चीन से बड़ा बना देंगे। दिल में महाभारत के कृष्ण की तरह सेवा भाव जागृत हो गया और 25 साल के खांटी कांग्रेसी सतपाल महाराज भाजपाई हो गए। वो चीन जो हमसे पीछे था आज आगे निकल गया है, क्योंकि उनके पास एक लीडरशिप है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम चीन से भी आगे भारत को ले जाएंगे, हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। राजसू यज्ञ हुआ था तो श्री कृष्ण ने जूठी पत्तल उठाने का काम किया था, वही सेवा मैं समर्पित करना चाहता हूँ। बोल तो ऐसे रहे थे सतपाल महाराज मानो आज ही उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ हो। मौका परस्ती की सियासत में सेवक की मुद्रा बनाए मोदी की माला जपते रहे। इधर राजनाथ सिंह गैरों पर रहम बरसा रहे थे, उधर अपनों पर सितम ढाया जा रहा था। कभी अटल के हनुमान रहे बुजुर्ग नेता जसवंत सिंह बाड़मेर से टिकट चाहते थे, समर्थकों ने पार्टी दफ्तर पर ताला मारकर विरोध तक जताया। लेकिन टिकट का प्रसाद मिला तो कांग्रेस से बीजेपी में आए कर्नल सोनाराम को, क्योंकि मोदी की चहेती महारानी ऐसा ही चाहती थी। वैसे दल बदलुओं को मोदी के पहलू में लाने का विश्व कीर्तिमान बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं राजनाथ सिंह। लालू को छोड़ रामकृपाल बीजेपी में पधारे, टिकट मिल गया। कांग्रेस का हाथ झटक जगदम्बिका पाल सुबह बीजेपी में शामिल हुए, शाम को टिकट की सौगात मिल गई। मुलायम का घर छोड़ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव मोदी की सरपरस्ती में आए, स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी से कीर्तिवर्धन बीजेपी में आए और गोंडा से टिकट मिल गया। कभी मुलायम के साथ गलबैया करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी में शामिल हुए और कैसरगंज से टिकट मिल गया। हरियाणा कांग्रेस के 4 कद्दावर नेता इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर, रमेश कौशिक और राजकुमार सैनी ने मोदी के घर में एंट्री ली और चारों को टिकट का तोहफा मिल गया। महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री रहे विजय गावित की बेटी हिना गावित बीजेपी में आई और नंदुरबार से टिकट मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की और बिलासपुर से उम्मीदवार बन गई। कर्नाटक के दागी बी श्रीरामुलु को सुषमा की मुखालफत के बाद भी बीजेपी का टिकट मिल गया।
इतना ही नहीं, अपने कट्टर विरोधियों से भी नमो राग का जाप करवाने में राजनाथ को महारत हासिल है। नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। देश की मांग है भाई नरेंद्र मोदी जी। जो कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी 2014 में के तो प्रधानमंत्री हो ही गए। दल बदलुओं को टिकट का प्रसाद देने से बीजेपी में घमासान छिड़ा है। कहीं पार्टी के वफादार नाराज हैं, कहीं कद्दावरों का टिकट कट चुका है, तो किसी सीट पर अंदरूनी झगड़े के चलते फैसला ही लटक गया है। अहमदाबाद ईस्ट की सीट से आडवाणी के करीबी हरेन पाठक का टिकट फाइनल नहीं है। भावनगर के सिटिंग एमपी राजेंद्र सिंह राणा का टिकट काट दिया गया है। जसवंत सिंह ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजनाथ के लखनऊ आने से लालजी टंडन का टिकट कट चुका है। मोदी की खातिर मुरली मनोहर जोशी को पहले ही वाराणसी से कानपुर शिफ्ट किया जा चुका है। यानी पार्टी की अंदरूनी तस्वीर बताती है कि बीजेपी में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। इसीलिए सवाल उठे कि क्या दागियों बागियों और दल बदलुओं के भरोसे पूरा होगा मोदी का सपना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो चुनावी मौसम में हर तरह के दल बदलुओं का बीजेपी में स्वागत है। चुनावी मौसम में दागियों का भी स्वागत है, बागियों का भी स्वागत है। सिर्फ इस बात की ताकीद की जाए कि वो चुनाव जिता सके। बीजेपी को चिंता इस बात की है, उम्मीदवार चाहे जैसा भी हो, अगर जिताऊ उम्मीदवार है, विनिंग कैंडिडेट है, उसे टिकट दो, चाहे अपने वफादारों को भी थोड़ी देर के लिए किनारे हटाना पड़े। क्या मतलब है इसका, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, हालांकि आपको साथ में यह भी बता दें, हर दल में ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार माहौल शायद मोदी का है, इसलिए बीजेपी में सबसे अधिक। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रेम शुक्ला, एडिटर दोपहर का सामना और शिवसेना के नेता भी हैं। कुछ देर में अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ लखनऊ से, कांग्रेस नेता। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको मुबारकबाद दें कि आज ही आपके पास एक ऐसे नेता सतपाल महाराज आए हैं जो कांग्रेस के वफादार थे, बीच में कांग्रेस से बगावत करके तिवारी कांग्रेस में भी रहे, मंत्री भी रहे, और आज आपके कुनबे में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत को चीन से भी आगे ले जाने में वो मददगार होंगे आपके लिए। मुबारकबाद आपको। देखिए, सतपाल महाराज जी न सिर्फ कांग्रेस के एक बहुत प्रमुख नेता रहे हैं, बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत उत्तराखंड में रही है। और उन्होंने जो आज बोला है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते समय चीन से आगे ले जाने की बात, ये एक भावना की अभिव्यक्ति है जो इस समय भारत के जन सामान्य से लेके और प्रमुख नेताओं तक में समान रूप से विद्यमान है कि भारत की परिस्थितियां बहुत ही दयनीय हो गई हैं, जबकि भारत की क्षमता इतनी है कि वो विश्व में सबसे आगे हो सकता है। सुधांशु जी, हम दल बदलुओं की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे, आपने कहा है कांग्रेस के तमाम प्रमुख नेताओं को आप शामिल करते रहे। आज भी आपने जैसे कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया, बाड़मेर से विधायक हैं कांग्रेस के, जसवंत सिंह बेचारे लटक गए। तो ये समझना चाह रहे कि दल बदलुओं के लिए आपने दिल के दरवाजे इतने क्यों खोले? देखिए, यहां पर विषय सिर्फ ये आपका देखने का एक पक्षीय नजरिया है। अच्छा, पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कुछ घटित हो रहा है, यदि आप इसको देखें तो सिर्फ एक दल के नहीं, तमाम दलों के लोग आ रहे हैं। एक सामाजिक वर्ग के नहीं, तमाम सामाजिक वर्गों के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन चुनावी मौसम में भौगोलिक क्षेत्र से नहीं, सुधांशु त्रिवेदी, अनेक भौगोलिक चुनावी मौसम में आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार से, जी मैं उसी पे, देखिए चुनावी मौसम है और यह मौसम सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई खेल कूद का मनोरंजन का मौसम होता है। ये राष्ट्र को एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए गंभीर उत्तरदायित्व का भी यह मौसम होता है या एक अवसर होता है। तो मैं ये मान रहा हूं कि भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से भिन्न भिन्न लोग आकर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाकर देश को एक उस दिशा में जो देश का वांछित त्रिवेदी जी, जिसमें त्रिवेदी जी, ये जब बोल रहे सुनने में अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है सर? हर पार्टी के नेता, खासतौर से कांग्रेस के ज्यादा नेता, जो कल तक मान लो कांग्रेस में थे, 20 साल तक सोनिया राहुल जपते रहे, अचानक आपकी पार्टी में आते हैं, सुबह शामिल होते हैं, शाम को टिकट मिलता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने पार्टी में फूल माला, गुलदस्ता और लड्डू के डब्बे का परमानेंट इंतजाम कर रखा है। सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं अजीत जी, आप इसको एक पक्ष से देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं, कल ही तमिलनाडु में एमडीएमके, पीएमके
डीएमडी के हाँ, यानी 5 दलों का आपने एक रेनबो बनाया, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप उस एजेंडे पर हमें लाना चाहिए। बहस का विषय दल बदलू है, हम दल बदलू पर ही बात करेंगे। भारत की राजनीति के इतिहास में नहीं, मैं इसी पॉइंट पे कह रहा हूं ना। देखिए, जब आप पूरी पिक्चर को एक परिप्रेक्ष्य में देखिए, अब आप देखिए रामदास अठावले यदि आ रहे हैं, विजयकांत तमिलनाडु के बहुत बड़े दलित नेता हैं, रामदास अठावले हमारे साथ आए, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े दलित नेता हैं, रामविलास पासवान आए, वो बिहार के बहुत बड़े दलित नेता और एक बहुत बड़ी दलित शख्सियत उदित राज भी हैं। मैं आपको अगर आप देखें, मायावती के अलावा जितने प्रमुख दलित चेहरे हैं उत्तर से दक्षिण तक, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं दलित नेता और उसकी पॉलिटिक्स समझाकर, लेकिन हिना गावित एनसीपी के नेता हैं, उनके पिता वहां मंत्री थे। आपने सुबह शामिल किया, टिकट दिया, बेटी को टिकट मिला, बाप की कुर्सी चली गई मंत्री की। ऐसे यूपी में हुआ, कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया, उनके पिता आनंद सिंह की कुर्सी चली गई। बेटे को टिकट, बेटी को टिकट, बाप की कुर्सियां जा रही है। ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है। राव बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के पुराने वफादार, रामकृपाल यादव, लालू यादव के वफादार, छेदी पासवान नीतीश के वफादार, विद्युत महतो जेएमएम के नेता, धर्मवीर सिंह, जगदम्बिका पाल, ब्रजभूषण शरण सिंह। लगता है कि आपने एकदम लिस्ट बनाई है कि जितने लोग आ सकते हैं दल बदलू, सबका हम खुले दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि नजर सिर्फ सत्ता पर है, इसमें कोई सिद्धांत मायने नहीं रखता। नहीं अजीत जी, यह प्रश्न तो उन दलों से पूछिए जहां से लोग आ रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, समाजवादी पार्टी की तो उत्तर प्रदेश में सरकार है और अभी 3 साल सरकार रहने वाली है। 2 ही साल हुए चुनाव हुए, वहां के लोग क्यों छोड़ के आ रहे हैं? मैंने जो तमिलनाडु का उदाहरण दिया, वहां से लोग क्यों छोड़ के आ रहे हैं? एनसीपी और उनकी सरकार है इस समय महाराष्ट्र में, क्यों छोड़ के आ रहे हैं? सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न नहीं है। वो छोड़ के आ रहे हैं, उससे मैं आपसे पूछता हूं, वो क्यों छोड़कर आ रहे हैं कांग्रेस से पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि आप सबको शामिल क्यों कर रहे हैं? यहाँ सिद्धांत का क्या मतलब है सर? जगदम्बिका पाल 30 साल 40 साल तक कांग्रेस में रहे, सुबह शामिल हुए, शाम को आपने टिकट दिया। सतपाल महाराज आज शामिल हो रहे, हो सकता है कल आप परसों जब भी वो टिकट देंगे। ऐसे तमाम लोगों को, मैं तो उस सिद्धांत की बात कर रहा हूं, उस विचारधारा की बात कर रहा हूं जिसके पैरोकारी आप करते रहे। जल्दी जवाब दे, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगा। जी अजीत जी, सिद्धांत से समझौते की बात हम तब करते जब इनमें से कोई आकर ये कहता कि हम अपने पुराने सिद्धांत पे कायम है या हमारे सिद्धांत के पक्ष में नहीं बोलता। यदि आज सतपाल महाराज आकर ये बोल रहे हैं कि भारत को जगत गुरु बनाना चाहते हैं, 1 मिनट पूरी बात होने दीजिए। यह अब आरोप हम पे कांग्रेस और अन्य दल लगाते थे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भावना का प्रतीक है, ये उनकी शैली है जगत गुरु बनाना भारत को। जब वो आके बात बोल रहे हैं तो हमारे सिद्धांत के साथ समाहित हो रहे हैं भाई। हम कब तो चलिए, इसका मतलब बीजेपी अब ऐसी नदी बन गई है जिसमें किसी भी तरह का नाला और किसी तरह का परनाला आकर मिल जाए, सब आप में आकर पवित्र हो जाएगा। चलिए एक बार अखिलेश प्रताप सिंह आ रहा हूं। उर्मिलेश, पहले आप ही की टिप्पणी लेता हूं, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाऊंगा। आप जो जिस ढंग की बात कर रहे हैं कि वो सिद्धांत बदल कर आ रहे हैं, तो स्वागत है उनका। कुछ भी अतीत रहा हो, कुछ भी इतिहास रहा हो, सिद्धांत बदल गया, बीजेपी में नमो नमो कर लिए, स्वागत है। देखिए, सुधांशु जी को मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत सुलझा हुआ नेता या प्रवक्ता मानता हूं। मैंने निजी तौर पे, मैं जब से इनको देख रहा हूं, और उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं मैं उनसे सहमत हूं। पहली बात तो ये कि भाई ये लोग जो भाग के आ रहे हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये एक ऐसी जगह है जहां ठीक ठाक हो रहेंगे। सोशल इंजीनियरिंग की बात उन्होंने की, कहा कि दलित जो है साउथ और नॉर्थ के सब आ रहे हैं, ये बातें मैं सहमत हूं। लेकिन अब मैं एक सवाल करता हूं, या मेरे मन में जो सवाल है, लेकिन आपको लगता है दलित के हित के लिए रामविलास पासवान या सब लोग आ रहे हैं? मैं अजीत वहीं आ रहा हूं। मतलब 3 लोग टिकट चाहिए, बेटे को चाहिए, भाई को चाहिए, भतीजे को चाहिए, सबको चाहिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, अब मेरे दिमाग में जो सवालात हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, इंक्लूडिंग सुधांशु जी, सब अगर मानते हैं कि ये मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय लहर है, तो ऐसे लोगों को जो अलग अलग विचारधाराओं के रहे हैं, अलग अलग दलों में रहे हैं, जिनके अपने वेस्टेज इंटरेस्ट हैं, जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं इस चुनाव में, आखिर उनको क्यों शामिल कराया जा रहा है? क्या वजह है कि उन सीटों पर भी जहां आपके 5-5, 10-10 कार्यकर्ता, कमिटेड कार्यकर्ता, चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे अपने टिकट के दावेदार थे, सबको नजरअंदाज कर इन दल बदलुओं को आप दे रहे हैं? तो पहली बात तो यह है, और चुनाव के पहले इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि लहर नहीं है, हो सकता है बढ़त हो। पहली बात। दूसरी बात, चाल चरित्र और चेहरा की पार्टी का जो मामला है वो सफा चट हो गया है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, देखिए मैं मानता हूं कि अयोध्या प्रकरण के कारण वाजपेयी की सरकार नहीं आई थी एनडीए की, उसमें उस प्रकरण के अलावा, कम्युनलाइजेशन ऑफ हिंदी बेल्ट के अलावा एक बड़ा फैक्टर था
कि भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले बेहतर सोशल इंजीनियरिंग किया था। उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन हम बिहार थोड़ा में भी सिद्धांतिक बात करेंगे। अजीत, हाँ। लेकिन नेताओं इस का बार तो दीन ईमान नहीं होता, ये सब बातें चोला है सब। कांग्रेस ने हाल के दिनों में जिस तरह से समावेशी राजनीति को नजरअंदाज किया है, उसका परिणाम भी सामने आया है कि बहुत सारे पिछड़े वर्ग सर, लेकिन ये सब बोलने में शब्द बहुत अच्छा लगता है, मैं असहमत हूं। असहमत हूं। चलिए मैं आपको काउंटर करता हूं, मैं आपको काउंटर करता हूं। ये सब जो बातें सामाजिक न्याय, दलित ही, समावेशी, सब बोलने के लिए उर्मिलेश ठीक है। ये जो नाम लेना शुरू करूंगा, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके भाजपा में है, ये सारे भाजपा के लोग, जगदम्बिका पाल, छेदी पासवान, कर्नल सोनाराम, रामकृपाल यादव, श्री रामालू, ये सब आपको लगता है कि सब इसी पैरामीटर में? अजीत, अगर मुझे ये सब लोग टिकट चाहिए सबको, अपना मुझे थोड़ा समय दें। कांग्रेस में कहीं डूबती नैया लग रही है। अजीत कुछ समय दीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सारे लोग इसमें, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में हमेशा से एक भाजपा रही है, हमेशा से, जब से कांग्रेस बनी और जब से फ्रीडम स्ट्रगल में वो आई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे, कम्युनिस्ट भी कांग्रेस में थे। मेरा ये, जब भी कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हुआ है, तब वो तमाम भाजपा के लोग, भाजपा मतलब भाजपा विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा, वो खुल के बाहर आ गए हैं। आज की तारीख में कांग्रेस का दुर्ग दरक रहा है। नेतृत्व अगर पुख्ता नहीं होगा और लोग भागेंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी तरफ भागेंगे। लेकिन आप देखिए, जहां पर शिवसेना कमजोर हो रही है, माफ करेंगे शुक्ला जी, अगर शिवसेना में जो फांक आई है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, वहां भी शिवसेना छोड़कर लोग एनसीपी में जा रहे हैं। आप देख लीजिए। तो हम उस मौका पर, जहां नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है, उन दलों के नेता भागकर अपने लिए पनाहगाह खोज रहे आ रहे हैं प्रेम शुक्ला। लेकिन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह कहते, एक कहावत है, इसको दिल से मत लीजिएगा, अपने दिल पर मत लीजिएगा, जहाज डूबने लगता है, चूहे पहले भागते हैं। ये कई बीजेपी के नेता इधर उधर ट्वीट करते हैं। हालत यह है कि कांग्रेस में भगदड़ है, बहुत लंबी लिस्ट है कांग्रेस के नेताओं की, सांसदों की, जो भागकर जा रहे हैं, बीजेपी में टिकट पा रहे हैं। आज भी आपके कर्नल सोनाराम चले गए, उनको बाड़मेर से। तो ये भगदड़ क्यों है? जैसा कि उर्मिलेश ने कहा, नेतृत्व कमजोर है, कहीं न कहीं पनाहगाह आपके नेता बीजेपी या जहां भी मोदी कैंप में पा रहे हैं। देखिए, भगदड़ जहाज तो डूबता हुआ बीजेपी का है, क्योंकि बड़े बड़े इनके जिनके प्रदेशों में सरकार है वो भाग गए। और जिस बीजेपी की महासुनामी बताते हैं ये लोग, खुद मोदी जी की, उस बीजेपी के सारे बड़े नेता अपनी ही सुनामी से बचने के लिए, जिसे सुनामी कहते हैं, सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे मैंने सवाल पूछा कि हरियाणा में आपके चार बड़े नेता चले गए, राव इंद्रजीत सिंह समेत धर्मवीर, रमेश कौशिक और राजकुमार सैनी, चारों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। आपके जगदम्बिका पाल चले गए, टिकट मिल गया। सतपाल महाराज आपके इतने लेफ्टिनेंट थे, 25 साल कांग्रेस में रहे, आज बीजेपी में शामिल हो गए। आपके खेमे में भगदड़ क्यों है? जरा अपने खेमे का विश्लेषण करिए। बीजेपी की चिंता पर हम आपसे बात करेंगे। कोई भगदड़ नहीं है उर्मिला जी, थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा जी, थोड़ा सा धीरज धर के हमें सुन लीजिएगा जी। कहीं भगदड़ नहीं है। जब भी चुनाव होता है तो कुछ नेता इधर से उधर पाला बदलते हैं, जिसे अवसरवादिता कहा जाता है। समस्या ये है कि बीजेपी में प्रत्याशियों के लाले हैं। 70 सीटों में 20 प्रत्याशी यूपी में बाहर के हैं, 20 कांग्रेस के ही नहीं है, कांग्रेस के एक आध हैं, एक या दो होंगे जो है वो तो भाग रहे हैं, बाहर के हैं। जो सिटिंग है वही बड़े जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो मैं बता रहा हूं ना जी, क्योंकि कांग्रेस में अकाउंटेबिलिटी तय है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग नाखुश होकर अपने स्थान ढूंढ लें, हमेशा होता रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी जो जिसकी सुनामी चल रही है, उस बीजेपी के बड़े नेता सुरक्षित स्थान क्यों ढूंढ रहे हैं? उस बीजेपी के बड़े नेता बाहर से प्रत्याशी क्यों ला रहे हैं? अखिलेश प्रताप सिंह, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि आपकी पार्टी से इतने नेताओं की आपकी डी पुरंदेश्वरी से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ तक, इस कोने से उस कोने तक क्यों भाग रहे हैं आपकी पार्टी से लोग, और सब बीजेपी में ही जा रहे हैं? आपने सुना नहीं। हर चुनाव में हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सबसे अधिक लोग भागते हैं। दलों के भी लोग जाते आते हैं, हम तो आते जाते रहते हैं कुछ लोग। लेकिन महत्वपूर्ण फिर वही मैं कह रहा हूं कि जिसकी बीजेपी या अभी तक जो सुनामी बताई जा रही थी, जो टिकट बंटवारे में पिछले 2 महीनों में क्या हुआ, अच्छा जैसे यूपी में क्या हो रहा है, टिकट बंटने के बाद हर लोकसभा सीट पे और लखनऊ के बीजेपी कार्यालय पे रोज धरना प्रदर्शन राजनाथ जी के और मोदी जी का पुतला फूंका जा रहा है।
अगर इतनी बड़ी हवा और लहर चल रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पुतला फूका जा रहा है? चलिए इसका जवाब लेते हैं। प्रेम शुक्ला आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, ये बात तो है कि ठीक है आप सबको शामिल कर रहे हैं, लेकिन आपने चाहे टंडन जी हो, जी वेदांती जी अभी कल ही छोड़े हैं बीजेपी, आपको पता है। और उन्होंने कहा है कि हम राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ेंगे, उनको चुनाव हराएंगे। बीजेपी में यहाँ बहुत से लोग खुद ही पार्टी छोड़ के सुधांशु त्रिवेदी रहे हैं। एक मिनट, ठीक है अखिलेश जी आ गई आपकी बात। सुधांशु त्रिवेदी हैं, एक्स्ट्रा प्रत्याशी। सुधांशु त्रिवेदी, ये तो सच है कि आप बहुत सारे लोगों को शामिल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को शामिल कर रहे हैं। आप कीर्तिवर्धन को टिकट देते हैं और पूरे जिले में राजनाथ सिंह का पुतला फूका जाता है, लखनऊ में पुतला फूका जा रहा है, अलग अलग जगह, वहां डुमरियागंज में भी राजनाथ सिंह का पुतला फूका जा रहा है। आप जिस ढंग से दल बदलुओं का स्वागत कर रहे हैं और सारे दीन ईमान आचार संहिता कुछ भी अगर होता है सबको ताक पर रखकर, तो आपको लगता नहीं है कि पार्टी विथ ए डिफरेंस वो गई ताक पर? देखिए, जहां तक कुछ नेताओं के, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के विरोध का प्रश्न है, तो एक बहुत सहज स्वाभाविक सी बात है। इस समय समाज के अंदर भी यह चीज देखने को मिलती है। जब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सत्ता में आती दिखाई पड़ रही, तो बहुत से लोगों के मन में आकांक्षाएं होती हैं, और यदि वह नहीं उचित ढंग से पूरी हुई तो एक आक्रोश की अभिव्यक्ति होती है। मगर वो जो दिखाई पड़ रहा है सड़क पर, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई बड़ा स्थायी भाव रहता है। मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, अखिलेश सिंह जी यदि आप बात कह रहे हैं तो ये बहुत शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी 1951 से लेकर आज तक 63 साल में जिसका कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी का तो मैं ये बात कहूं कि अगर 1885 में बने थे, हर प्रदेश का हर मुख्यमंत्री का बीजेपी को बांटा है। एक मिनट बीच में बोलने का, अरे भाई मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हर प्रदेश में बीजेपी का सिटिंग या आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी को वर्टिकल बांटा है। बीजेपी रीजनल छत्रपों की राष्ट्रीय एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, हर प्रदेश में बांटा है। एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश में उमा भारती। देखिए, ये इन्होंने जो बात कही इसके ऊपर मैं बिल्कुल आपत्ति करूंगा। वर्टिकल डिवीजन का मतलब होता है पार्टी के पदाधिकारी, सांसद और विधायक छोड़ के जाएं। अच्छा चलिए, भारतीय जनता पार्टी के जब भी कभी कोई भी नेता ने छोड़ा है, तो अगर उसके साथ दो भी विधायक या सांसद गए हो तो अखिलेश जी बताएं, ये जनता को गुमराह न करें इस विषय को। अच्छा चलिए, आप दोनों को रोक रहे हैं जरा, हर जगह बटा है, दोनों को रोक रहे हैं जरा। प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों के बीच में, प्रेम शुक्ला एक मिनट, चलिए चलिए, मैं समझ रहा हूँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। दोनों कांग्रेस का विभाजन हुआ, आएंगे आपके पास 1967 में विभाजन हुआ, 1979 में विभाजन हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आज रजिस्ट्रेशन कांग्रेस आई के नाम पे 1979 के दिल्ली में खुराना जी करें भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, प्रेम शुक्ला जी, चलिए हम आपके पास आ रहे हैं। अखिलेश प्रताप, सुधांशु त्रिवेदी दोनों साथ। प्रेम शुक्ला जी, आपका दर्द हम समझ सकते हैं शिवसेना का भी, जिस ढंग से शिवसेना की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं या आपसी रिश्तों को दरकिनार करके गडकरी मिले और राज ठाकरे से मिले और जो कुछ हुआ। लेकिन आज खबर आई कि शिवसेना भी यूपी में 20 सीटों पर लगभग अलग अलग जगहों पर उम्मीदवार खड़े करेगी, जिसमें कहा गया राजनाथ सिंह और मोदी को बख्श दिया। तो ये क्या सिर्फ बीजेपी को परेशान करने के लिए आप कर रहे हैं? आप घटक दल है, सहयोगी दल है, आप क्यों कर रहे हैं? और दूसरा इसी के साथ कि जिस ढंग से दल बदलुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम विचारधारा को ताक पर रखकर, जो आप हिंदुत्व के पक्षधर हैं और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या उससे भी आप सहमत हैं? प्रेम शुक्ला। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में गठबंधन है। महाराष्ट्र के बाहर हम परंपरागत ढंग से 1991 के बाद कई चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार लड़ाते रहे हैं। 1991 में अकबरपुर से हमारा एक विधायक भी चुनकर आया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, और कोई भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के उद्देश्य से ही चुनाव लड़ा जा रहा है ऐसा नहीं। वहां के प्रदेश की समिति ने एक प्रस्ताव भेजा है, उस पर उचित निर्णय अभी होना शेष है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी उस पर निर्णय लेंगे, उचित अवसर पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये पहली बात ये हुई। दूसरा, जहां तक आप कह रहे हैं दल बदलुओं की बात, देखिए जब कोई लहर होती है, 1977 की लहर थी, तमाम लोग अलग अलग दलों से, कांग्रेस से, अलग अलग दलों से आकर एक जनता पार्टी बनी, सब चले आए। उसमें किसी ने किसी का विचार नहीं पूछा,
किसी ने किसी की जात नहीं पूछी, किसी ने किसी के आरोपों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। 1987 वाला आपको जनमोर्चा वाला याद होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ विद्याचरण शुक्ला भी आकर बैठ गए थे, तो वो भी एक लहर थी। तो मोदी जी की भी लहर चल रही है। तो आपसे सवाल पूछता हूं प्रेम शुक्ला, आपसे सवाल पूछता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा उपदेश पर। एक मिनट प्रेम शुक्ला, लहर का ये मतलब होता है, बात तो पूरी कर लेने दीजिए। हाँ जी, नहीं अभी उसी सवाल, चूंकि आपने लहर का उसी में पूछ रहा हूं। मोदी जी की भी लहर है। हाँ, लहर का यह मतलब होता है कि जितने तरह के दल बदलू हो, दागी हो, बागी हो, उनका अतीत कुछ भी हो, शायद 30 साल आपको गालियां दी हो किसी ने, आपके विचारों को तिलांजलि देकर मोदी को हत्यारा कहकर हिंदुत्व की आपकी राजनीति पर तमाम तरह के चोट किए हैं, वो सब चुनाव के ठीक पहले चुनावी मौसम में टिकट की खातिर आ रहे हैं, और आप बड़े भोलेपन से समझा रहे हैं कि लहर है इसलिए सबका हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बात आपने पूरी नहीं होने दी ना। मैं वही कह रहा हूं कि इस समय इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारी वैचारिकता पर कोई उसका विपरीत परिणाम नहीं पड़े, सिद्धांतों पर कोई विपरीत परिणाम नहीं पड़े, हमारे कैडर का मनोबल नहीं टूटे। और मुझे लगता है कि कैडर के मनोबल की हालत यह है, कैडर के मनोबल की हालत यह है कि बीजेपी के अलग अलग जिले में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आप पैराशूट से ड्रॉप करें। केसरीनाथ त्रिपाठी इतने सीनियर बीजेपी के नेता, वहां उनका टिकट काटकर वो घर में बेचारे इंतजार करते रह गए टिकट काटकर। एक बीड़ी के उद्योगपति हैं बहुत बड़े, एससी गुप्ता है मेरे ख्याल से, उनको टिकट दिया गया, सुना है बीड़ी काफी बेचते हैं वो। तो अब केसरीनाथ त्रिपाठी वहां रह गए, वहां हरेन पाठक अभी इंतजार कर रहे हैं अहमदाबाद ईस्ट में, भावनगर में जो है वो इंतजार कर रहे हैं, और बाड़मेर में जसवंत सिंह निर्दलीय लड़ेंगे। तो ये तो हालत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, वापस आपके पास आता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जसवंत सिंह को टिकट न मिलना, पार पालेंगे ऐसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं, और कांग्रेस से तुरंत आए कर्नल सोनाराम को टिकट देना, ये क्या कहता है सुधांशु जी? या तो बताइए कि सिर्फ हमें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए और भरोसा जिस पर नहीं है उसको हटा दिया। देखिए, एक बात जो अभी उर्मिलेश जी ने कही, उसको मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट ढंग से कहना चाहूंगा। भारत की राजनीति में वैचारिक अधिष्ठान मुख्य रूप से सिर्फ दो पार्टियों का है, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल। इसके अतिरिक्त कुछ हद तक समाजवादी पार्टी थी। लेकिन सुधांशु जी, आपने बड़े चालाकी से मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप सैद्धांतिक विवरण करिएगा, मैं एक पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार चाहिए इसलिए मायने नहीं रखता कि वो कौन है, पहले कौन था और अब कौन है? जो बाड़मेर के मुद्दे पर जो सवाल पूछ रहा हूं, इलाहाबाद में जो जज हुआ, एससी गुप्ता को आपने टिकट दिया जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। देखिए, जहां तक ये बात है, जब चुनाव जीतने की बात आती है तो निश्चित रूप से पार्टी से 2 साल से मेहनत भी कर रहे थे। अच्छा एक मिनट, चलिए हमारी मजबूरी और माफ करें, इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे सुधांशु जी ब्रेक के बाद। मैं चाहूंगा टू द पॉइंट मुद्दों पर भी जवाब दीजिए, सैद्धांतिक विश्लेषण के साथ मुद्दों पर भी बात हो कि क्यों किसका टिकट कटा, और टिकट काटकर जिसको दिया वो कल तक कांग्रेसी था, आज कैसे बीजेपी का कमल उसके दिल में खिला। चुनाव का मौसम है और दल बदलुओं का बीजेपी में स्वागत है। आज ही खबर आई बाड़मेर से, कांग्रेस के विधायक रह चुके कर्नल सोनाराम को बाड़मेर से टिकट दिया गया। पुराने नेता जसवंत सिंह, रक्षा मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान के नाम से जाने जाने वाले जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया गया। इलाहाबाद से केसरीनाथ त्रिपाठी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा के स्पीकर, प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वहां से एससी गुप्ता को टिकट दिया गया, उनका रिश्ता समाजवादी पार्टी से रहा। ऐसी लंबी लिस्ट है और ऐसे तमाम लोग बीजेपी में आ रहे हैं, टिकट का प्रसाद पा रहे हैं, और यह दल बदल का रिकॉर्ड बना रही है पार्टी। ऐसा क्यों है? और भगदड़ है तो कांग्रेस में, ऐसा क्यों है? इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उर्मिलेश हमारे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रेम शुक्ला। सुधांशु त्रिवेदी जी, ब्रेक के पहले जहां से सवाल शुरू किया था, और मैं इसका सैद्धांतिक जवाब की बजाय थोड़ा तथ्यात्मक जवाब चाहूंगा कि क्यों आप केसरीनाथ त्रिपाठी जैसे लोगों का टिकट काटते हैं? क्यों जसवंत सिंह टिकट के लिए तरसते रह जाते हैं और किसी कांग्रेसी को मिलता है और किसी के नेता को मिलता है, और ठीक चुनाव के पहले? देखिए, जसवंत सिंह जी और केसरीनाथ त्रिपाठी दोनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, और इनका भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसलिए चुनाव लड़ने लायक नहीं रह गए, योगदान रहा, टिकट पाने लायक नहीं रह गए थे वो। मगर मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए जी। मगर क्या होता है कि हर पार्टी में एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है जो कि जनरेशनल शिफ्ट की होती है। दोनों ही नेता काफी बुजुर्ग नेता हैं, तो अब यह एक विचार किया गया, और जैसे आपने इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, पिछले 4 बार से लगातार इलाहाबाद हार रहे हैं, तो एक पीढ़ी का परिवर्तन और उस सीट को जीतने की व्यवस्था,
इसके तहत वह टिकट दिया गया। इसमें कहीं भी यह भाव नहीं है कि केसरीनाथ त्रिपाठी जी के प्रति किसी भी प्रकार का आदर, असम्मान तो हो गया। तो एक बात आपने कहा दी, बहुत अच्छा लगा, मुद्दे पर एक बात कही आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत अच्छा लगा आपने कहा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अजीत जी, जीत की जहां गुंजाइश थी वहां आपने जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया, ये आपने मान लिया, ये मान लिया आपने कि जिताऊ उम्मीदवार जो थे उनको दिया, मानने वो में कोई जीतने की उम्मीद नहीं होना थी। चाहिए भाई। जी। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं जी। और अब एक और बात कहूंगा, अखिलेश प्रताप जी बैठे हुए हैं, मोदी जिताऊ नहीं है, जगदम्बिका पाल जी का नाम, मतलब ये हुआ कि मोदी जी जिताऊ एक मिनट नहीं पूरी है। बात सुन लीजिए, होने दीजिए। जी जी अखिलेश जी मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछ रहा हूं। जगदम्बिका पाल का नाम लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कार सेवकों में था। यदि वह रिपोर्ट सही है तो वो तो हमारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व उसी समय से करते थे, और या फिर आप ये कह दीजिए वो रिपोर्ट बकवास थी और उसके आधार पे आपने जितने भाजपा के नेताओं पे आरोप लगाए थे उसको भी बकवास मान लीजिए। दो में से एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। मेरा आपसे प्रश्न है, चलिए जवाब दीजिए, उसके बाद उर्मिला के पास आऊंगा। उनसे एक सवाल पूछा, जवाब दीजिए। इसका मतलब आपकी पार्टी में जो जगदम्बिका पाल थे वो दिल से भाजपाई थे, ऐसा कह रहे हैं, वो अपने भाजपाई को वापस ले गए। अंजुम जी ये सही कह रहे हैं, जितने अपराधी थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जो हार्डकोर, जिसमें से 2 लोगों को डीजीपी ढूंढ रहा था उस वक्त, वो सरकार तोड़ मड़ोड़ के उनके सहयोग से ओथ लिया जा रहा था। उनकी विचारधारा यही है जो ये बता रहे हैं, इन्हीं की विचारधारा के वो लोग थे जो इनके हिसाब से। तो हम उसका इनका स्वागत करते हैं कि कम से कम इन्होंने अपनी विचारधारा बताई कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो किस विचारधारा, इनकी क्या विचारधारा है, उस विचारधारा के लोग आते हैं। नहीं तो इनके कहने का तात्पर्य है विचारधारा के लोग आपकी पार्टी में थे, तो फिर ये कहिए कि फिर आपका भी दौरा चलो। एक मिनट, अभी भी जितने माफिया डॉन हैं, जितने इलाहाबाद से भी जिनको दिया है उन पे क्या आरोप लगता है, जिनको जितने अभी भी इस तरह से हार्डकोर है, नाम गिनाना शुरू करूं अभी गोंडा से लेके कहां तक, तो वो सब इन्हीं की विचारधारा के हैं, हम मानते हैं। क्योंकि भूषण शरण सिंह भी है, इनको छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, फिर उनको टिकट दिया, समाजवादी पार्टी में भी टिकट फाइनल हो रहा था, लेकिन इधर जंप करके आ गए। देखिए अंजुम जी, आज सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट, उर्मिला साहब एक मिनट चाहूंगा अंजुम जी, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, इसका मतलब सब लोग जिस भी तरह के लोग हैं, जो विचारधारा जिसका जिक्र वो थोड़ा तंज में आप पे बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर कीर्तिवर्धन सिंह से लेकर और जगदम्बिका पाल तक, वो सारे लोगों को आपने एक कुनबा बना लिया, सबको इकट्ठा कर लिया। अब आपकी कामयाबी का रथ दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने वाला है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने जो कहा था इसका मतलब जो नेता कल तक इनके साथ थे वो अपराधी प्रवृत्ति के थे। दूसरी बात, मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं जो आज की पीढ़ी को याद नहीं होगी, हमारी पीढ़ी के भी बहुत से लोगों को याद नहीं है। जब इंदिरा जी सत्ता से बाहर हुई थी 77 से 80 के बीच में, तो भोला पांडे जी थे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था इंदिरा जी के लिए। प्लेन हाईजैक छोटा अपराध नहीं किया था, और उसके बाद कांग्रेस ने उनको लाके सांसद बनाया था। तो राजनीतिज्ञों को लाकर स्थापित करने का काम तो जिन लोगों ने किया, वो आज उन नेताओं को जो उनको छोड़ के आगे अपराधी की श्रेणी में डाल रहे हैं, ये तो बड़ी विचित्र हादसा। नहीं, वो तो ठीक है सुधांशु जी, ये तो सही है कि आया राम गया राम की परंपरा कांग्रेस ने ही शुरू की थी 60-70 के दशक में। इसके जनक है इस परंपरा के, भजन लाल इन्हीं की पार्टी में थे, वंशी लाल इन्हीं की पार्टी में थे, वो तो आप सही कर रहे हैं। लेकिन अब आप इनको मात दे रहे हैं क्योंकि माहौल आपका उर्मिलेश सही है, कुछ जिक्र उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ में किया। अखिलेश जी ने जो जिक्र किया वो दौर है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, हालांकि उसको बाद में खारिज कर दिया गया। और रमेश भंडारी थे, तमाम तरह के आरोप लगे थे दिल्ली में यूनाइटेड। और वो अगर सुधांशु भाई कह रहे हैं कि वो वाकई कार सेवक थे, तो मेरी बात तो पुष्ट होती है कि भाई कांग्रेस में भी एक भाजपा हमेशा से रही है, यानी हिंदुत्ववादी वो सोच के लोग। और दूसरी बात यह है कि देखिए, भाजपा को भी अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो उसका जैसे राइट विंग हिंदू रिवाइवलिस्ट पार्टी उसको अंग्रेजी प्रेस कहता है, लेकिन इस हिंदुत्व वाली पार्टी ने क्रिमिनलाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको कोलैबोरेट किया है रूरल एरियाज में, और महानगरों में उन्होंने श्री श्री रविशंकर के जो शिष्यों को आगे लाया है, चमकदार चेहरे वाले लोगों को लाया है जो शहरी सभ्यता के आसपास हैं, महेश गिरी जैसे। लेकिन गोंडा का जब मैदानी इलाका आता है जहां लड़ाई बंदूक से होती है, तो ब्रजभूषण जी को भी उतारते हैं। सपा में वो गए थे बीजेपी से, सपा में इस बार भी टिकट उनका फाइनल था। जी हाँ, और फिर सपा से बीजेपी में गए हैं। तो ये देखिए, बीजेपी ने अपने हिंदुत्व, जिसको वो कहते हैं कि बड़ा आध्यात्मिक, शुद्ध और पवित्र और रामनामी है, उसका जो राजनीतिक अपराधीकरण से रिश्ता है वो भी साफ है, कांग्रेस का भी साफ है। तो कहीं ना कहीं इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जनता से और अपने दलों से भी
जो एक कमिटमेंट होना चाहिए था दलों का, जनता से कमिटमेंट टूटा है, नेताओं का दल और जनता इनके लिए एक ही दोनों से सिद्धांत कमिटमेंट है टूटा है कि हर जिसको हाल में जहां मिल जीतना रहा है हर वो हाल में वहां जा सत्ता रहा है। चाहिए, हर हाल में जीतना है, हर हाल में सत्ता चाहिए। भाई मैं ये कहता हूं कि बाड़मेर से आप पूछ रहे थे, उनसे उन्होंने जवाब नहीं दिया। जसवंत सिंह का टिकट क्यों कटा? सिर्फ इसलिए कटा कि हाल के दिनों में वसुंधरा जी आई हैं, उनसे उनके रिश्ते 36 के हैं, मोदी साहब का नेतृत्व भी बहुत पसंद नहीं करता है। तीसरी बात कि लिबरल चेहरे हैं, वाजपेयी आडवाणी की जोड़ी जब राज कर रही थी बीजेपी में तब उनको पसंद किया गया था क्योंकि डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स थे उसमें वो कारगर थे, एक समझदार आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। लेकिन आज की तारीख में न वसुंधरा को प्रिय हैं और न तो मोदी इसका साहब जवाब को लेते प्रिय हैं हैं। सुधांशु त्रिवेदी। बाड़मेर की बात की, जसवंत सिंह का नाम चूंकि आज ही आया और है, अब कर्नल निर्दलीय सोनाराम लड़ेंगे। जरा सोचिए, जो कर्नल वाजपेयी के सोनाराम जो सरकार में कांग्रेस से आए हैं तुरंत अभी हाल वाजपेयी के हनुमान थे, जो देश के रक्षा मंत्री थे, बहुत ही आइडियोलॉग थे, वो निर्दलीय लड़ेंगे आपके उस उम्मीदवार के खिलाफ जो अभी अभी कांग्रेस छोड़कर आपकी पार्टी में आया। जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो आपका हुआ, जो आपका था दशकों से वो बागी होकर निर्दलीय लड़ेगा। देखिए, जसवंत सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए की सरकार के दौरान कारगिल युद्ध हो या अन्य बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। या जिन्होंने 3 भारत को आतंकवादियों विशेष को देने में पाकिस्तान एक भेजने का भी, भूमिका निभाई या है। कंधार हो, मैंने वही कहा, कांधार वाला भी। जी जी, जवाब देखिए, दीजिए। वो विषय एक अलग था, उसके डिटेल में जाएं तो फिर उस पर 2 मिनट अलग चला। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इसलिए इसी मैं मुद्दे ये पर कह आइए रहा कि हूं उन्होंने बहुत कि महत्वपूर्ण भारतीय भूमिका जनता निभाई पार्टी वाजपेयी सरकार में, इसलिए आप उन्हें बाड़मेर में किसी भूमिका लायक इस बार आपने नहीं माना। नहीं, ये बात उचित नहीं है। इससे पूर्व उनके पुत्र को भी टिकट दिया गया था, वो भी इस समय एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी पूरे सम्मान के साथ उनको मानती है। मैंने जो एक स्वाभाविक बात कही कि एक जनरेशनल शिफ्ट होता है, पीढ़ी का परिवर्तन होता है, तब एक दूसरी पीढ़ी को स्थान दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की और जीतना, इन 2 विषयों को ध्यान में मुरली मनोहर जोशी से उनकी उम्र कम है, एक मिनट में कुछ योगदान के प्रति किसी भी प्रकार का कोई सम्मान का भाव नहीं। अंजुम जी, चलिए, एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ आ रहा हूँ। अखिलेश प्रताप, आप कुछ अंजुम कहना जी। चाह रहे हैं? अखिलेश प्रताप पहले आप बोलिए, अंजुम उसके जी। बाद प्रेम शुक्ला के पास जाएंगे। अखिलेश एक प्रताप। सेकंड जी हाँ, अंजुम जी, अगर 9 बार से सांसद की चिदम्बरम जी अपने बेटे को राजनीति में करते हैं और वो कहते हैं हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम नहीं करेंगे, तो इनका पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि वो मोदी की सुनामी से डर गए, वो भी तमिलनाडु में। और जसवंत सिंह जी के लिए ये आर्गुमेंट है, वो भी 9 बार के एमपी हैं, ये आर्गुमेंट है क्या? दरअसल में कुछ दिनों पहले तक बीजेपी जो थी वो आरएसएस की एक यूनिट थी, आज ये नहीं है। आज मोदी की एक यूनिट है बीजेपी और उसके पैरेलल है आरएसएस। तो ये इतना बड़ा चेंज आया है इस राजनीति में, बीजेपी और आरएसएस की राजनीति में, क्योंकि जो कुछ हो रहा है बीजेपी, मोदी जो कह रहे हैं वही आरएसएस करवा रहा है। लेकिन चलिए, तो अब सुधांशु त्रिवेदी आप जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला के पास जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी, बहुत अच्छा लगता है, मैं पिछले 1 महीने से नोटिस करता हूं, जब कांग्रेस के नेता आते हैं वो बीजेपी और आरएसएस पर तो एनालिसिस करते हैं, अपनी पार्टी का नहीं देखते। जहां टिकट लेकर आपका आदमी भाग जाता है, शनिवार को आप टिकट थमाते हैं भिंड से और उसके बाद रविवार को बीजेपी में शामिल हो जाता है। 1 दर्जन बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता 1 महीने में भाग चुके। सिटिंग एमपी भाग रहा आपका, सतपाल महाराज भाग रहे। आप विश्लेषण इसी में करते रहिए कि बीजेपी और आरएसएस के क्या रिश्ते हैं। सुधांशु त्रिवेदी फिर भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला। यूपी में बीजेपी के भागने वालों का नाम जो बात कही, हाँ सुधांशु जी, देखिए अखिलेश जी ने जो बात कही, अरे भाई, मोदी जी कभी पार्टी के किसी निर्णय को सार्वजनिक रूप से क्रिटिसाइज करके बदलने का काम कर रहे हैं क्या? एक एक निर्णय पार्टी की व्यवस्था के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरह नहीं कि ताल कटोरा स्टेडियम में खड़े होकर आदेशात्मक शैली में प्रधानमंत्री से कहा जाता है कि 3 सिलेंडर चाहिए और दे दिए जाते हैं, और कभी अध्यादेश पास किया जाता है। तो यूनिट की तरह तो आपकी पार्टी का नेतृत्व चला रहा है, और शायद इसी घुटन से परेशान होकर तमाम नेता अवसर का लाभ उठाकर जा रहे हैं। इसको पहचानिए और आत्मावलोकन करिए, ये मेरा आपसे कहना है। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी, एक एक फैसला राजनाथ सिंह ले रहे हैं, लेकिन अडवाणी के मामले में क्या हुआ 36 घंटे तक, वो भी पूरे देश में ने देखा किस ढंग से। पता नहीं अडवाणी ने कितना सरेंडर किया, पार्टी ने कितना सरेंडर किया, लेकिन 36 घंटे तमाशा जरूर हुआ। अडवाणी हारे, मोदी जीते, इसका विश्लेषण आप बेहतर कर सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, फिर उसी दल बदलू पर आते हैं। जब जनता देखती है कि पार्टी के नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं है, आपके भी राहुल नार्वेकर पिछले 3 साल से टेलीविजन चैनल पर शिवसेना के सबसे बड़े चेहरे थे,
थे तमाम हिंदी अंग्रेजी चैनल पर, अचानक पता चला एनसीपी में चले गए और ऐसे कई शिवसेना के नेता जा चुके, सिटिंग एमपी 2 चले गए। तो क्या है सर, क्यों भगदड़ है, क्यों भागते हैं नेता सिर्फ टिकट और सत्ता के लिए? देखिए, सत्ता का लोभ जो है वो कई बार लोगों को भगाता है। जिनकी टिकट कटनी थी, जैसे गणेश दूधगांवकर की टिकट हर कोई जान रहा था कि परवड़ी में कट जाएगी, बड़ा असंतोष है, तय है उनका टिकट कटना। जैसे वाकचौरे की टिकट भी लगभग कटनी तय थी, इसलिए चले गए। गजानन बाबर की टिकट कटी, उसके बाद घोषणा की, तो टिकट कटने के बाद लोगों का चले जाना ये तो बहुत स्वाभाविक है। राहुल नार्वेकर जब भी कोई चुनाव आता था तो टिकट मांगने के लिए खड़े हो जाते थे और शिवसेना ने कहा कि यहाँ पर जो है आप कर्म करिए और जो आपको जब फल मिलना होगा तो नेतृत्व आपको देगा। लेकिन उसके आगे बढ़कर उनको एनसीपी में लगा कि अभी मैं चुनाव लड़ लूंगा मावल से, उसके बाद मुझे विधान परिषद में नामांकित कर दिया जाएगा, तो सत्ता लोभ में चले गए। ऐसा हर दल से लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए हर दल को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आज आ रहा है वो हमारे बुरे दिनों में टिकेगा क्या। हाँ, ये बहुत अहम है। इसलिए सैद्धांतिक जो 40 साल तक कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का ना हुआ, वो बीजेपी का कैसे होगा चुनाव के बाद? जो हमारे साथ खड़े हैं लोग, तो उनका मान सम्मान रखा जाना चाहिए। असल में प्रॉब्लम क्या है, पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैं जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भाग ले रही हैं, इनके अंदर जो डेमोक्रेटाइजेशन है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह खोखला हो गया है। एक नेता है, नेता के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, ये दल ना होकर जमावड़े हो गए हैं। और माफ करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, आप दोनों को इशारा आप एड्रेस कर रहे थे, ये अपनी अपनी समस्याओं को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। एक पार्टी का एक बड़ा नेता पूरी कैबिनेट को खारिज करता है, एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता अपने बड़े नेताओं को खारिज करता है, अपनी पूरी विरासत को चैलेंज करता है। तो डेमोक्रेटाइजेशन चुकी नहीं है, इसलिए एक नेता, एक कार्यकर्ता उस दल में अपना नहीं समझता। उसको लगता है ये बड़े शॉप हैं, ये बड़े मॉल हैं, इनमें जाना है और कृपा प्राप्त करना है। जब तक आप जनता को माई बाप नहीं समझोगे, जब तक अपनी पार्टी को आप अपना नहीं समझोगे, तब तक ये फेरबदल चलता सही है उर्मिलेश, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसमें सिर्फ आपके निशाने पर पार्टी है। अब सवाल उठता है नेता, सांसद जो चुनकर आते हैं, जनता जिन्हें चुनती है, जो कहते हैं हम जन सेवा करना चाहते हैं और जनादेश के लिए चुनाव में जा रहे हैं, उनकी मंशा भी बहुत संदिग्ध है। जीत कर आते हैं, 3-3 साल लोग कंस्टिट्यूएंसी नहीं जाते हैं और चुनाव के वक्त फिर इस ढंग से पाला बदलते हैं, रातों रात इधर से उधर होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि बीजेपी साफ सुथरी चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है, इसलिए सबसे अधिक सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। आरएसएस का बैकग्राउंड, संस्कार, हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रीयता, तमाम तरह की परिभाषाएं आपके इर्द गिर्द गढ़ी जाती है। और जैसा कि जिक्र किया, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर कीर्तिवर्धन सिंह से लेकर महाराष्ट्र में किसी को शामिल करना हो, चाहे यूपी में, चाहे रामकृपाल यादव को, आपने कोई पैमाना ही नहीं रखा सर। कोई भी पैमाना नहीं है, कोई भी आ सकता है आज पार्टी में, अगर लगता है इससे कुछ वोट में इजाफा हो और कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता आसान हो। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये जो बात आपने कही, इसमें मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपराधिक पृष्ठभूमि का हो उसको लाकर स्थापित करके, प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित नहीं किया। नंबर एक। नंबर 2, जिन लोगों की बात अखिलेश जी कह रहे हैं या अन्य लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साथ में रहे, गठबंधन की बाध्यताओं के कारण साथ में रहेगा, अगर एक पर भी मुकदमा वापस किया हो भारतीय जनता पार्टी के किसी, अच्छा, ये सब जो है यूपी में बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये हुआ जिन लोगों ने रमाकांत यादव तक और ऐसे कई माफिया डॉन यूपी में माने जाते हैं। हम फूलन देवी को स्थापित करते हैं, ना हम ददुआ को टिकट देते हैं, ना हम निर्भय गुजर को टिकट देते हैं। नहीं, आपकी पार्टी होती है तो आप राजा भैया जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं उसको मंत्री बना लेते हैं। बीजेपी में आप तो मंत्री बना लेते हैं सर। कुंडा का गुंडा इसी कल्याण सिंह ने कहा था 96 में, और आपके आदरणीय राजनाथ सिंह यूपी में प्रदेश अध्यक्ष थे, जब कुंडा के गुंडा को आपने मंत्री बनाया। आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस करती हैं, वो अपराधीकरण का विषय बनाती हैं। चलिए थोड़ा बता दीजिए अखिलेश जी, यूपी के आप हैं, आप जवाब दे दीजिए, आपको थोड़ा अगर रिसर्च है तो। भारत की संसद पर आक्रमण और उसके अखिलेश जी जवाब दीजिए। गुरु को 7 साल तक जरा इनसे पूछ लीजिए जी, जरा इनसे पूछ लीजिए अपराधीकरण के ऊपर जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, किसी गुंडे को, किसी माफिया को स्थापित नहीं करते। बीजेपी पहले किसी चरित्र को, किसी के चरित्र को स्कैन करती है, उसका चारित्रिक इतिहास देखती है और सदगुरु टाइप के लोग लगते हैं उनको पार्टी में शामिल करती है। तो पिछले जो 2-3 महीने में है सब सदगुरु चरित्र वाले लोग। बड़े अपराध के लिए
अंजुम बड़े जी, अपराध के लिए आप उनको अखिलेश प्रताप सिंह जवाब मैं दीजिए। एक मिनट बता रहा हूँ। एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी, हो गया। हाउस इनकाउंटर के लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश प्रताप जवाब दीजिए। वक्त कम है। पठान अखिलेश हाउस प्रताप इनकाउंटर सिंह, के अपराधियों के लिए सोनिया जी की आंखों में आंसू आएंगे, गुलाम नबी आजाद अफजल गुरु के लिए लेके आएंगे। बड़ा अपराध जो है वो अरे उसको आप अखिलेश, आइडियोलॉजिकल कवर देंगे, सुधांशु छोटे अपराध पे बहस जी, करेंगे। सुधांशु जी, ये एक देश मिनट के जवाब साथ देने छल दीजिए। हो किया जा रहा गया। है, इसको देश की सुधांशु जनता अच्छी तरह समझ त्रिवेदी, रही है। एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए। हमीरपुर से एक ऐसे डकैत को बीजेपी ने असेंबली का चुनाव लड़ाया था जो जेपी आंदोलन के बाद इस अपना समर्पण करके तुरंत आया था और बीजेपी से चुनाव लड़ा था। कौन था वो? देश का सबसे बड़ा डकैत था। जिस डकैतों की बात का किया, सबसे पहले इन्होंने टिकट दिया था। दूसरी बात, जब कल्याण सिंह जी राजभवन में ओथ लिए थे, उस वक्त की वो सूची देख लें। इस प्रदेश के जितने डॉन थे उसमें कुछ फरार डॉन भी थे, जो निर्दल तमाम थे, उनको मंत्री परिषद का लाल बत्ती से नवाजा किसने था? इन्होंने था। आप जितने और भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं आज भी। चलिए, मैं समझ गया। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रोग्राम खत्म करना। 30 सेकंड है उर्मिलेश की टिप्पणी। 30 सेकंड। देखिए सुधांशु जी को दिल्ली से शायद बीजेपी में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मैं वही कह रहा हूं। ज्यादा नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने बड़े माफिया डॉन हैं उनमें ज्यादातर को एक समय बीजेपी का पैट्रेज रहा है। इस वक्त कितनों को है वो इस लिस्ट से भी पता चल जाएगा। मैं वही बता रहा हूं। दूसरी बात है, आज राजा भैया का नाम पहले ही मैं नाम नहीं ले सकता। और सारे दूसरी बात है कि मैं इन सभी लोगों से पूछता हूं कि भैया यूरोप आप घूमते हो, तमाम जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जहां जहां आपने अनुकरण किया है, आप देखते हो उन राज्यों को, उन देशों को, वहां का एमपी, वहां का नेता अभी भी आम आदमी के साथ खड़ा रहता है, अपने घर में सब्जी काटता नजर आता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल और छोटी कार पर चलता नजर आता है। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों की पार्टियों का एक नेता अचानक अरबपति हो जाता है चलिए, और जनता से कोई रिश्ता नहीं कोई रिश्ता नहीं रहता? रहता। यही कारण है कि पार्टियां बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक ढंग से फंक्शन कर रही हैं और इस तरह के नेताओं की पनाहगाह बनी हुई है। चलिए, पनाहगाह बनी है। बहुत अहम बात इसी उर्मिलेश की टिप्पणी के साथ खत्म करते हैं। नेता चुनाव लड़ते हैं और देखते देखते जिसके बैंक में 10-20 हजार रुपए होते हैं जब वो नॉमिनेशन फाइल करता है, 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव लड़ता है तो करोड़पति हो जाता है। और दल बदलू भी होता है। सियासत, चुनाव के समय सियासत कुछ और होती है और चुनाव जीतने के बाद उसका नजरिया कुछ और होता है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रात 8 बजे देखिए। ब्रेक के बाद हमारा खास कार्यक्रम महाभारत।